नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। तो एनएमएमएससी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन में साइंस का जो इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो पिछले जो पार्ट में हमने देखा था कि 30 तक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने डील किया था। तो चलिए देखते हैं आगे और कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो उसमें पूछा जा सकता है। चूँकि यह ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए तो कुछ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे पूछा जा सकता है। और ये पूरा जो क्वेश्चन है ये आपके पुस्तक से लिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, तो 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कीजिए। तो यहाँ पर है गति का सिद्धांत किसने दिया था, तो गति का सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया था। डायनमो, तो पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि डायनमो जो है माइकल फराडे, तो ये फराडे ने दिया था। तो इसका मतलब प्रथम का सी है, द्वितीय का फराडे है, और तीसरा जो टेलीविज़न है, आपको याद है ना टेलीविज़न टीवी, उसको लैगी बियर्ड ने बताया था। और इसका जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर है ना, लेफ़्ट साइड में टेलीफोन का आविष्कार देखो इसने ग्राहम बेल ने किया था। तो चलो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा आ जाता है। तो गति का सिद्धांत, तो ए का सी होना चाहिए और 2 का ए होना चाहिए। तो पहले का सी होना चाहिए, दूसरे का ए होना चाहिए। तो ये देखो ये रहा ऑप्शन नंबर 1। पहला का सी है, दूसरे का ए है, तीसरे का डी मतलब टेलीविज़न लॉगी बियर्ड ने, और टेलीफोन का ग्राहम बेल। 32 नंबर का क्वेश्चन डील करते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इसका आंसर है 3, परमाणु। ठीक है, क्योंकि परमाणु जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। जैसे आप ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन का एक एटम ये परमाणु कहलाता है, हाइड्रोजन लोगे तो हाइड्रोजन का एक एटम ये परमाणु कहलाता है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो जैसे आपको पता है O2 के रूप में रहता है, H जो है H2 के रूप में, और इस तरीके से इन लोग कंबाइन करके यौगिक भी बनाते हैं। तो यहाँ पर परमाणु एक परफेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो देखिए अभी तक जो है, यदि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो टोटल जो एलिमेंट है, तत्व है, वो है 118। इतना जो तत्व है अभी तक खोजा जा चुका है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 34 है उसको पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 में लिखा हुआ है कि लोहा का प्रतीक है। तो देखो लोहा का जो प्रतीक है वो होता है Fe, है ना। आयरन कहते हैं तो आयरन का जो फॉर्मूला होता है वो Fe होता है। और हाइड्रोजन जो है आप तो जानते हैं, है ना, उसका Na है, सोडियम का रहता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो ये कक्षा 6वीं का क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इसको कहा जाता है पारदर्शी। पारदर्शी जिसके आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि दीवार है, पुस्तक है। और पारभासी जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, जैसे किसी पेपर में यदि ऑयल गिर जाए, है ना, तेल गिर जाए तो वो पारभासी बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 को डील करते हैं। बाखरवाल, नाली और पाटनवाड़ क्या है। तो देखिए ये जो है भेड़े की नस्ल है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। याक की नस्ल नहीं होती है, बकरी की नस्ल नहीं, तो इसमें भेड़े की नस्ल है। जैसे आपने सुना होगा जर्सी गाय के बारे में, तो जर्सी गाय जो है ये वैरायटी, अलग वैरायटी का गाय है जो ज़्यादा दूध वगैरह प्रोड्यूस करती है। तो सेम बाखरवाल, नाली, पाटनवाल ये भेड़ों की नस्ल है। आगे है प्रश्न नंबर 37, इसको देखते हैं। जूट के रेशों को पानी में भिगोकर ढीला करने को क्या कहते हैं। तो ये कक्षा, है ना, 6वीं 7वीं का ये भी क्वेश्चन है। तो इसको कहा जाता है रेटटिंग। ठीक है, तो 37 का आंसर दूसरा करेक्ट है। अब देखो जूट के रेशों को पानी में भिगोकर ढीला करने को कहते हैं। तो जूट क्या होता है आप जानते होंगे, जैसे आपने बोरा देखा होगा जिसमें चना, है ना, गेहूं और चावल वगैरह रखते हैं बोरे, तो बोरे को जूट से बनाया जाता है। ठीक है, तो जूट को है पहले काट के फिर पानी में उसको भिगाते हैं, डुबा देते हैं कुछ दिनों तक, जिससे उसके छिलके जो जूट के रेशे हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको भिगोकर ढीला करने के प्रोसेस को रेटटिंग कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 38 देखते हैं कि नस्ली भेड़ को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छी भेड़ों के चयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए जो 38 नंबर का प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो है दूसरा, वर्णनात्मक प्रजनन। अब ये वर्णनात्मक प्रजनन क्या होता है, जिसमें अच्छे जो नस्ल के भेड़ है या फिर है ना, उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके मदद से क्या है, नया जो बेबी प्रोड्यूस कर किया जाता है, तो इसको कहते हैं वर्णनात्मक प्रजनन। और उसकी क्वालिटी
अच्छी होती है, ठीक है। तो अच्छे यदि नस्ल भेड़ वगैरह लिया है तो उसकी जो क्वालिटी होगी, उसके नस्ल होंगे वो अच्छे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है कि रेशम में से चिकनाई, धूल और गर्त निकालना क्या कहलाता है। तो 39 का हमारा आंसर है अभिमार्जन, ठीक है। इसमें चिकनाई, धूल और गर्त जो है उसको निकाला जाता है रेशम से, उसको कहते हैं हम अभिमार्जन। अब 40 नंबर के प्रश्न को डील करते हैं। सबसे अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त होता है। तो 40 का जो आंसर है वो है न्यूजीलैंड की भेड़ से, ठीक है। आपको जानते हैं कि ऊन जो होता है उनकी मदद से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, जिसको ठंडी में जैसे हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं ना, ऊन से बना हुआ है। तो न्यूजीलैंड की जो भेड़ है उससे बहुत ही अच्छी किस्म के ऊन से कपड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड की भेड़ से सबसे अच्छे किस्म का ऊन प्राप्त होता है। अब 41 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि भेड़ के बालों को ऊन के धागों के रूप में बदलने को कहते हैं। तो देखिए इसको कहा जाता है ऊन का संसाधन, क्योंकि ऊन के मदद से धागे बना रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, पहला नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि रेशम कीटों का पालन कहलाता है। तो 42 नंबर का जो आपका आंसर है वो है सेरीकल्चर, ठीक है। तो देखो सेरीकल्चर क्यों, रेशम कीटों का पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, और जो मधुमक्खी पालन है उसको एपी कल्चर कहते हैं, पहला नंबर। और जो मछली पालन है उसको पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है। तो मछली पालन पीसी कल्चर, मधुमक्खी पालन जिससे हनी वगैरह मिलता है एपी कल्चर। तो रेशम कीटों का पालन ताकि रेशम के जो धागे उसको बना के फिर अच्छे कपड़े, बहुत महंगे कपड़े भी बनते हैं उससे ना, बहुत मुलायम होता है, तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। रीलिंग का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा ये होगा पहला, है ना। कोकून से रेशम निकालने के प्रोसेस को रीलिंग कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये देखो पूरा सिलेबस का है। तो 6वीं 7वीं 8वीं में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी को निकाल के यहाँ पर बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। तो रेशम कीट के जीवन चक्र में सर्वाधिक भोजन कौन करता है। तो देखो इसका आंसर आएगा लार्वा, ठीक है। लार्वा क्यों होता है, जैसा आपने देखा होगा, है ना, फसल वगैरह में भी एक इल्ली जो है हरा कलर का जो पत्तों को खाता है ना, उसको आपने देखा है। तो देखो इसमें क्या होता है, रेशम कीट के जीवन चक्र में लार्वा सबसे ज़्यादा खाना खाता है ना। बाद में एक जगह स्टेबल हो जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पर कोकून प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो याद रखना रेशम कीट के जीवन चक्र में सर्वाधिक भोजन लार्वा खाता है। अब यहाँ 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। तो 45 का जो आंसर है वो है मेरिना भेड़ से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इसका पहला जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है। सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन मेरिना भेड़ से प्राप्त होता है। 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशम कीट का व्यावसायिक पालन होता है, मतलब रेशम कीट जो पालते हैं जिससे रेशम के फिर धागे बना के फिर कपड़े वगैरह बनाया जाता है ना, तो इस कीट को, है ना, किस में पाला जाता है। देखो पहला जो है सतूत की पत्तियों पर, ये तो है। अरंडी की पत्तियों पर इसमें भी पाला जाता है, और ओक की पत्तियों पर भी पाला जाता है। इसका मतलब इसका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्न में से प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। तो देखो सबसे पहले सेल्यूलोज, ये तो ग्रास वगैरह में होता है ना, तो घास वगैरह में पाया जाता है सेल्यूलोज, तो ये तो प्राकृतिक है। स्टार्च, है ना, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से जो पौधे होते हैं अपना खाना बनाते हैं, ये भी प्राकृतिक है। कपास, ये कपास तो प्राकृतिक है ही। तो यहाँ पर जो तीसरा है ऑप्शन रेयॉन, ये है, ठीक है, मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। अब चलिए 48 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रेशम के कीटों को किस वृक्ष पर नहीं पाला जाता। देखो अभी हमने देखा था किस में पाला जाता है, तो ओक में तो पाला जाता है ना, शहतूत में भी, अरंडी में भी। तो आम इसका करेक्ट ऑप्शन है। आम के पौधे पर रेशम कीटों को पाला नहीं जाता है। अब देखिए अगला है 49 नंबर का क्वेश्चन। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम है। तो 49 का जो आपको ऑप्शन है इसमें से दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मिसाइल, ठीक है। आपको याद होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, है ना, जो अभी हमारे बीच में अब नहीं है लेकिन बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, मिसाइल को नाम दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखो। किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए एटॉमिक पावर स्टेशन नहीं बनाए गए हैं। तो देखो एटॉमिक पावर स्टेशन क्या होता है, जहाँ पर न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा है, आपने सुना होगा कि जो एटॉमिक बम वगैरह है ना, तो उसका दो यूज़ है। एक तो पहले
जैसे वॉर वगैरह में यूज़ हुआ था जापान के समय, हमने जीके क्वेश्चन में देखा भी था, उससे बहुत सारे लगभग 3 से 4 लाख लोग मारे गए थे, है ना। तो उसका उपयोग भी होता है, उसका उपयोग किया जाता है जल को वाष्प करने में, और बाद में फिर उसी प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए 50वां का जो करेक्ट आंसर है वो है ओबरा। तो यहाँ पर देखिए नरोरा में तो है, कलपक्कम में भी है और ट्राम्बे में भी है, तो ओबरा इसका करेक्ट आंसर है। 50 का दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 51 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, वायु में कौन सा अव्ययी तत्व नहीं होते हैं। तो वायु जानते हैं, वायु तो नॉर्मल है ना, तो इसमें देखो वायु में आपको नाइट्रोजन तो मिलता है 78%, ऑक्सीजन भी मिलता है 21% है टोटल 100 में से, जल वाष्प भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मीथेन है, नियॉन है, बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। तो इसमें जल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जल भारी होता है, ये आपको सतह में मिलेगा। तो कौन सा तत्व नहीं होता है वायु में, तो इसका आंसर आएगा जल। अब 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से बना मिश्रण क्या है। मतलब ऐसी चीज़ें जिस पर जल भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है। तो जाहिर सी बात है आपको भी आंसर मिल गया होगा, वो है दूध, है ना। इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है, कारण क्या है, इसमें सभी प्रकार का विटामिन्स, मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट है खाने में जिसको ज़रूरत होती है, तो वो सभी दूध में पाया जाता है। अब देखते हैं आगे 53 नंबर का क्वेश्चन। तो सोडा वाटर में कौन सा अव्ययी तत्व होता है। तो 53 का जो आंसर है वो है दूसरा। सोडा वाटर में खाने का सोडा होता है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा ये भजिया वगैरह तलते हैं, पकोड़े बनाते हैं, तो उसमें सोडा डाला जाता है। तो ये चीज़ को याद रखोगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो 54 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न पदार्थ में कौन शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध मतलब एकदम प्योर, उसमें कोई और दूसरा चीज़ नहीं मिला रहता है। तो देखिए वायु तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वायु मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको। दूध भी मिश्रण है, अभी अभी हमने देखा था, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह है। शरबत में भी पानी, शक्कर वगैरह सब मिला रहता है। तो लोहा आपका करेक्ट आंसर है। तो लोहा एक प्रकार से शुद्ध पदार्थ होता है। अब 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से तत्व का अणु है। अणु और परमाणु आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे कि जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये यौगिक है ना, जिसको हम जो है कंपाउंड कहते हैं। चूँकि यहाँ हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, तो ये तो अणु नहीं है। दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो देखो यहाँ कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये भी अणु नहीं है। चौथा देखते हैं नमक का फार्मूला होता है NaCl। तो NaCl में सोडियम है, क्लोरीन है, तो ये भी अणु नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एक परमाणु O होता है, जब 2 बार O + O कर दो तो ये टोटल हो जाता है, मतलब O2 है। O2 मेन फार्मूला है। तो O2 सेम टाइप के परमाणु से मिलके बना है, उसी को हम अणु कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। ये 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और ये 56 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि अभी के ट्रेंड में इस तरीके का क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो कथन है, देखो जल द्रव है, जबकि सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था H2O। तो सामान्य ताप देखोगे तो हाइड्रोजन, ये मतलब H2 जो गैस है वो अलग होती है, और ऑक्सीजन गैस अलग होती है, ठीक है, सामान्य ताप पर। तो इसका कारण इसने दिया है, जल एक यौगिक है, तो इसका कोई कारण सही नहीं है। मतलब जल एक यौगिक है, परफेक्ट है, लेकिन इसका जो कारण है वो कथन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला नंबर, कि दोनों कथन और कारण सही है, कथन को कारण स्पष्ट नहीं करता। तो देखो 56 का यही आंसर है, ठीक है। अब दूसरा जैसे ऑप्शन था, दोनों कथन और कारण सही है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन कथन को कारण स्पष्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, उसके बारे में जानकारी नहीं देता है। और तीसरा तो हो नहीं सकता कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है, और कथन गलत है फिर कारण सही है, तो चौथा भी नहीं हो सकता। तो इसको करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किन किन गुणों के आधार पर मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक किया जाता है। मतलब क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके आधार पर हम कोई भी मिक्सचर को, है ना, डिफरेंट मतलब अलग अलग चीज़ों पर सेपरेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो देखो मिश्रित अवयव की विलेयता के आधार पर, तो इसके आधार पर भी सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि पानी में यदि नमक घुल जाए, है ना, तो वो
बेसिकली दोनों घुला हुआ है तो विलेयता के आधार पर ये हो जाएगा। और दूसरा, यदि उसी पानी पे कोई पत्थर, कंकड़ पत्थर हो जाए तो वो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। तो इस तरीके से हम विलेयता के आधार पर बता सकते हैं कि जैसे आपका नमक है और एक आपका पत्थर है तो दोनों, एक विलेय होता है दूसरा नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है इसका उपयोग किया जाता है सेपरेशन में। दूसरा, आकृति, आकार एवं रंग के आधार पर, बिल्कुल ये भी होता है ना, कि जैसे आप बाज़ार जाओ, बाज़ार से सामान वगैरह खरीद के लाएंगे, सब्जी वगैरह, तो सब्जी को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, है ना, कि आलू वगैरह लाए, टमाटर लाए, तो वो सबको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। तो आकृति, आकार के आधार पर भी करते हैं। भार के आधार पर भी किया जाता है सेपरेशन। बिल्कुल, कुछ जो चीज़ें वो कम भारी होती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा भारी होती है, तो उसके आधार पर भी सेपरेट किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 57 का। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर को, उसको डील कर लेते हैं कि फटकना विधि द्वारा मिश्रण के अवयव को किस गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो 58 को जो आंसर है वो है दूसरा, भार के आधार पर। देखिए फटकना विधि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई किसान अपने फसल वगैरह को पूरा मतलब पक जाता है, पकने के बाद उसकी मिंजाई वगैरह करता है, तो उसके बाद उसमें कुछ भूसा भरा होता है ना, तो उसको क्या करेगा, हाइट तक, है ना, वहाँ से उसको नीचे गिराता है। ये कक्षा 6वीं का है ना। तो उसको क्या करेगा, जब हवाएं ज़्यादा चलती है तो भारी भारी जो धान है या गेहूँ है वो नीचे गिर जाता है, उसमें जो भूसा है वो दूर जाके गिरता है। तो जाहिर सी बात है इसी को फटकना विधि कहते हैं। और इसमें भारी जो चीज़ें हैं, भारी जो जैसे आपका धान हो गया, गेहूँ हो गया, अनाज हो गया, वो नीचे गिरता है, और उसमें भूसा वगैरह जो हल्का रहता है वो दूर जाके गिरता है। तो याद रखना फटकना विधि। अब 59 नंबर है, प्रायः घरों में पृथक्करण की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 59 का जो आंसर है वो है तीसरा। ठीक है, ओसाना जो आपको बताया अभी वही फटकना विधि में आ जाता है। तो ये तो कभी कभी होता है जब फसल वगैरह कट जाए, बुआई हो जाए तब, तो चालना विधि भी नहीं आएगा, थ्रेशिंग भी नहीं आएगा, तो बिनना, जाहिर सी बात है बिनना इसका यूज़ किया जाता है घर में ज़्यादातर। कारण क्या, जैसे चावल है या फिर आप कोई भी अनाज वगैरह ले लो, उसको पकाने से पहले, है ना, उसमें दाल वगैरह भी हो गया, तो उसमें पहले हम देखते हैं कि भाई इसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, तो बिनना विधि उसमें आ जाता है। अब 60 को देखते हैं, तलछटीकरण का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पर्यायवाची शब्द तो आप जानते ही हैं, एक शब्द के बहुत से नाम को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि जो आपका सूरज है उसको सूर्य भी कहा जाता है, पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द है। तो तलछटीकरण का एक और नाम है जिसको कहते हैं अवसादन। ठीक है, अब 61 नंबर का क्वेश्चन है, घरों में मक्खन किस विधि द्वारा निकाला जाता है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि घरों में जो मक्खन है वो बेसिकली अपकेंद्रीकरण, तो छत्तीसगढ़ी में जैसे जानते होंगे कि जो मही वगैरह रखते हैं तो उसको बिलोना कहते हैं, मही बिलोते हैं। तो मही बिलोने से क्या होता है, उसमें चर्निंग प्रोसेस, इंग्लिश में इसको चर्निंग कहते हैं। तो बिलोने की वजह से क्या हो जाता है कि जो मक्खन है वो ऊपर में आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अपकेंद्रण एक ऐसा है जिसमें मशीन की मदद से बेसिकली यूज़ किया जाता है और उसमें मक्खन को बाहर निकाला जाता है। तो घरों में मक्खन अपकेंद्रण विधि से निकाला जाता है। अब 62 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, समुद्र से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये तो आप जानते ही हैं, ये है वाष्पन इसका आंसर आएगा, क्योंकि समुद्र में जो है जैसे किनारे में पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर वो सूरज की गर्मी से वाष्प में जो पानी है वो जल वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और नीचे सिर्फ क्या मिलेगा, नमक मिलता है। तो वाष्पन इसका करेक्ट आंसर है। अब 63 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 63 नंबर का जो आंसर है वो है दूसरा, आसवन। तो आसवन इसका आंसर है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको आप याद रखेंगे कि पानी को पहले गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसके भाप को जो है एक पाइप के थ्रू अलग जगह पर रखा जाता है, उसके बाद में उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, जाहिर इसको ज़्यादातर केमिस्ट्री लैब जो होता है ना उसमें यूज़ किया जाता है। उसमें जो पानी यूज़ करते हैं वो आसवन विधि से वो पानी रहता है और उस पानी को डिस्टिल वाटर कहा जाता है, आसुत जल। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, शुद्ध द्रव वाला। अब छानना पत्र को फलन में किस आकृति में मोड़ते हैं। तो इसका आंसर है 64 नंबर का है दूसरा, त्रिकोणाकार आकृति में। अब 66 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, द्रव्य क्या है। द्रव्य इसको इंग्लिश में कहा जाता है लिक्विड। ठीक है, तो वह जो स्थान घेरता है
वह जिसमें भार होता है, वो या फिर वह जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर उपयुक्त सभी कथन सत्य होगा। कारण क्या है कि यदि आप पानी को ही देख लो तो पानी को यदि बॉटल में रखो तो बॉटल का जगह घेर लेगा, ग्लास में रखो तो ग्लास का जगह घेर लेगा। दूसरा ऑप्शन में वह भारी भी तो होता है। तीसरा ऑप्शन जिसका हम अनुभव अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल वही कि आप जैसे टच करते हैं तो टच से भी हमको पता चल जाता है कि लिक्विड है, और उसको कई बार जैसे स्मेल है ना, तो लिक्विड में या द्रव्य में जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है ना, और मिल्क हो गया, ये सारा आ जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अब प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सोडियम तो दिख रहा है, ठीक है, उसका कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं है। हाइड्रोजन तो दिख रहा है, कार्बन भी दिख रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी है, हालांकि इसमें ऑक्सीजन का ऑप्शन नहीं है, तो कैल्शियम इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो 67 का जो आपका आंसर है वो है यहाँ पर कैल्शियम। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो यहाँ पर देखो क्या है, गुड़हल का पुष्प अम्लीय विलयन को किस रंग का कर देता है? तो देखो गुड़हल का पुष्प एक सूचक होता है, सूचक मतलब इंडिकेटर। तो यदि उस इंडिकेटर को आप अम्ल में डालो तो अम्ल जो है वो गहरा गुलाबी कर देता है ना, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा धातु क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है? तो इसमें जो ऑप्शन है ये 3, सोडियम इसका करेक्ट आंसर है 69 का। जैसे आप 11वीं में जाओगे तो क्रिस्टल जालक के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, नमक का क्रिस्टल जालक उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर सोडियम वाला है। क्वेश्चन नंबर 70 है, साबुन उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो देखो साबुन में जो है यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग करते हैं और सोडियम क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है। ये कक्षा 10वीं के बुक में दिया हुआ है एकदम अच्छे से डिटेल में, तो ये दोनों ऑप्शन याद रखना। तो देखो 1 और 3 दोनों आएगा, कार्बोनेट का उपयोग नहीं करते, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है 70 का। 71 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि अम्ल वे हैं जो, अम्ल मतलब एसिड, तो एसिड क्या करता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब एसिड अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन डील कर रहे हैं। आने वाले जो क्वेश्चन है आने वाले वीडियो में मैं और क्वेश्चंस वगैरह को डील करूँगा, ताकि आपका जीके का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाए।